नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंड अप वीकली स्पेशल में, जहां हम आपको पूरे हफ्ते की कमोडिटी मार्केट की चाल बताते हैं और साथ ही आपको अगले हफ्ते किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कमोडिटी मार्केट में और किस तरह से पोजीशन लेनी चाहिए, पोजीशनल कॉल भी बताते हैं। और आपको ये सारी डिटेल्स के साथ और सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने जी और साथ ही पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ वीरेन वकील। आप तीनों ही मेहमानों का इस हमारे खास पेशकश में स्वागत है। और आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले गोल्ड के साथ, जहां पर एक बेहद ही सीमित दायरे में पूरे हफ्ते कारोबार दिखा। 1500 का रेंज अब कह सकते हैं, 50,500 से 52,000 के रेंज में ही सोना पूरे हफ्ते एमसीएक्स पर घूमता हुआ दिखा। तो अब लेकिन यहां से किस तरह का डिसाइसिव यहां पे मूव आता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, क्या एंट्री लेवल है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? किशोर सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या अब ये जो करंट लेवल है 50,700-800 के आसपास का, क्या इस लेवल पे अब एंट्री करनी चाहिए अगले हफ्ते के लिए? आई थिंक यहाँ पे मेरे हिसाब से लोअर लेवल सपोर्ट जो है 50,000 से लेके 49,880 49,800 के आसपास आपको जो 200 रुपए का जो रेंज है, तो 50,000 के हल्का सा नीचे सपोर्ट लेवल्स है, तो मैं वहाँ पे प्रेफर करूँगा बाइंग करने के लिए। हालांकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ग्लोबल जितना भी फंडामेंटल फैक्टर्स है, वो सारे कुछ हद तक जो उसको प्राइस इन हो चुका है गोल्ड में। और अभी फिलहाल के लिए गोल्ड को इस दायरे से बाहर निकालने के लिए एक फ्रेश ट्रिगर चाहिए। और जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं कि अगर, हालांकि आज शाम को जो नॉन फॉर्म पेरोल का नंबर्स भी आएगा वो काफी अच्छा आने का उम्मीद है, तो मैक्रो नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। बिकॉज आपको जो पिछले 2-3 महीने का जो बेस इतना खराब है कि जो भी नंबर आएगा आपको इंप्रूवमेंट ही दिखेगा। कंज्यूमर स्पेंडिंग हो, जॉबलेस क्लेम्स हो, सब कुछ आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए एक बार ब्रेक लग गया। और मेरे हिसाब से 2-3 महीना मुझे कुछ बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से एक इतना छोटा दायरा नहीं, थोड़ा सा बड़ा दायरा रहेगा। मेरे हिसाब से 50,000 का नीचे का लेवल में, ऊपर में 54,000 का आपका जो लेवल है, आई थिंक इस दायरे के अंदर ये ट्रेड होने का आशंका है। यानी 50,000 से 54,000 का दायरा किशोर सर मानते हैं कि वो उस रेंज में सोना अगले 1-2 महीने तक घूमेगा। यानी नीचे की तरफ जब भी आए तो आप एंट्री कर सकते हैं और ऊपर की तरफ जाए तो बिकवाली कर सकते हैं। यानी एक रेंज आपको पता लग गया है, उस रेंज में ही अगर कुछ बड़ी खबर नहीं आती है तो इस रेंज में ही सोना घूमेगा। वीरेन सर, आपके पास आते, आपका क्या आउटलुक है गोल्ड को लेकर? क्या लग रहा है किस रेंज में बाजार रहेगा और किस तरह से फंडामेंटल यहां से पैन आउट होंगे आगे जाकर? इस बार लेबर वीकेंड है 3 दिन का, तो नॉर्मली लोग ये अपनी पोजीशन ज़्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ा कम करेंगे। आज के जॉबलेस नंबर के बाद थोड़ा पता चलेगा। बट अगर शेयर मार्केट कल गिरा था, इस तरह अगर गिरता है तो वापस स्टिमुलस की बातें होगी, कमोडिटी स्टिमुलस की बातें होगी, तो वापस मैं भी किशोर भाई के साथ सहमत हूँ कि 50,000 के नीचे मैं हल्का सा भाई में रहूँगा। फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है 50,000-55,000 के बीच का, वो करीबन 2-3 वीक रहेगा। फिर इलेक्शन का जो अमेरिकन इलेक्शन का जो रिस्क प्रीमियम है, या तो और रिस्क प्रीमियम है, वो वापस बिल्टअप होना चाहिए। ओके, यानी दोनों ही जानकार मानते हैं कि 50,000 से 54,000 का जो एक रेंज है वो अगले कुछ दिनों तक गोल्ड का रह सकता है। मनोज जी, क्या आप भी इससे सहमत है? क्या यही रेंज गोल्ड में देखने को मिलेगा? विश्वमोहन जी, बिल्कुल जैसा कि दोनों जानकार बता रहे हैं, तो एक ब्रॉडर रेंज जो है वो 50,000 से 54,000 के बीच में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगले सप्ताह की बात करें तो मेरा मानना है कि जिस तरह से इस सप्ताह जो है एक दायरे में ट्रेड देखने को मिला था, तो वही 1,500 से 2,000 की रेंज जो है नेक्स्ट वीक में फिर एक बार देखने को मिल सकती है। जैसा कि किशोर भी बता रहे थे कि जिस तरह से जो ग्लोबल जो नंबर्स आ रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के हो या कंज्यूमर स्पेंडिंग के हो, और अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लेम्स है वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सप्ताह के अंत में जो फिर से एक बार चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि कल यूएस इक्विटी के साथ जो है ग्लोबल इक्विटी में सेल ऑफ देखने को मिला था। डॉलर इंडेक्स जो है ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी जो है देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अगर यहाँ इक्विटी मार्केट में, ग्लोबल इक्विटी में अगर प्रेशर रहता है, तो कहीं ना कहीं फिर एज ए सेफ हेवन एसेट जो है सोने को निचले स्तरों पर सपोर्ट करता हुआ दिखेगा।
वहीं अगर कॉमेक्स में सोने की बात करें तो $1910-1920 स्ट्रांगली होल्ड होते हुए दिख रहे हैं और निचले स्तरों पर हमने बराबर जो है बाइंग आते हुए देखी है। तो मेरा मानना है कि अगर थोड़ा और डीप मिलता है $1910-1920 के आसपास, भारतीय बाजारों में बात करें तो 50,400 50,500, तो वो रेंजेस में एक बार जो है बाइंग की जा सकती है 50,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के। फिर से एक बार 51,500 से 51,800 तक के स्तर जो है नेक्स्ट सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ बाय ऑन डीप की रणनीति रख सकते हैं। यानी मनोज जी का मानना है कि अगले हफ्ते सोना 51,800 रुपए तक जा सकता है। किशोर सर, आपको क्या लगता है कहां तक सोना जा सकता है अगले हफ्ते? अगले हफ्ते का टारगेट क्या दिया है आपने? आई थिंक अगेन वहाँ पे 52,000 52,400 के आसपास का आपका लेवल्स हो सकता है। अपसाइड में 51,535 550 के आसपास भी थोड़ा रेजिस्टेंसेस है। सो टेक्निकली मतलब आपको हर 200-250 रुपए का लेवल्स में आपको रेजिस्टेंसेस मिल जाएगा, बट मेरे हिसाब से ऊपरी स्तर में अगर देखें 52,500 53,000 के ऊपर मुश्किल लगता है। अगले हफ्ते का अगर आप बात करें तो अगर आप 2-3 हफ्ते का 1 महीने का अगर रेंज लेके चलता है तो प्रॉब्लम 54 के ऊपर जा सकता है। ओके, यानी इस रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ सोना दिखेगा। किशोर सर, आपको चांदी को लेकर आपका क्या आउटलुक है? चांदी एक 4,000 से 5,000 रुपए के रेंज में पूरे हफ्ते में कारोबार करती हुई दिखी और करीब करीब 3% की कमजोरी पूरे हफ्ते के दौरान भी चांदी में देखने को मिली। तो अब यहां से क्या लग रहा है, क्या वापस से फिर 70,000 का जो लेवल है उसे वापस पाने की कोशिश करेगी चांदी? बिल्कुल, सी लेवल्स तो 70-75,000 लेवल्स तो आएगा, बट उसके लिए मुझे लगता है कि समय लगेगा और अभी कंसोलिडेशन फेज में है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रोबेबली आपको अपसाइड 68,000 के आसपास, थोड़ा सा 100 रुपए आगे पीछे का 68,000 के आसपास आपको ऊपरी स्तर का जो है कैप्ड है। नीचे में आपको जो सपोर्ट है प्रॉब्ली 66,500 के आसपास का जो है सपोर्ट है। बट आई थिंक आपको बाइंग करना है तो 66,500 के क्लोजर बाइंग करना चाहिए। नीचे में 65,600 660 के आसपास का आपका स्टॉप लॉसेस रख सकता है। तो बट मेरे हिसाब से जो रेंज है, आपको ओवरऑल जो बड़ा रेंज है 65,500 नीचे में, ऊपर में 68,000, आई थिंक ये जो रेंज है ये चालू रहेगा इसमें सिल्वर में। यानी चांदी का भी एक रेंज इन्होंने बता दिया है, जब भी नीचे की तरफ आए इनका जो एंट्री लेवल है चांदी का वो है 65,000 जब भी नीचे की तरफ चांदी दिखे वहां पर एंट्री करे और ऊपर की तरफ 70,000 का भी लेवल चांदी दिखा सकती है। बीरेन सर, आप क्या मानते हैं, क्या आपको लगता है कि इस लेवल पे ही ट्रेड करना चाहिए? आपको लगता है कि ऊपर का वेट करे और वहां तक जाए तो हम सेल करके ही चले? टेम्पररी शॉर्ट्स कर सकते हैं 68,800 के आसपास, 59,800 का 1,1200 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टारगेट हम 66,000 तक का रख सकते हैं। यानी बीरेन सर का मानना है जो किशोर जी ने जो दिया है उनका जो टारगेट लेवल है उसके आसपास जब जाए ऊपर की तरफ वहां पर ये सेल करने की सलाह दे रहे हैं और वहीं नीचे की तरफ किशोर सर बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं। मनोज जी, आपका क्या मानना है, आप किस तरफ से ट्रेड करने की प्रेफरेंस देंगे चांदी में? बिल्कुल, जैसा कि दोनों जानकार बता रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा जो है ब्रॉडर रेंज जो है सोना और चांदी में देखने को मिल रहा है और चांदी में जो रेंज है लगभग 4,000 से 5,000 रुपए का और हम जो है लगभग 1,500 से 2,000 की उठापटक दोनों स्पेशली सिल्वर में डेली देख रहे हैं। तो यहाँ अगर किसी को खरीदारी की रणनीति बनानी है तो थोड़ा डीप का वेट करना चाहिए। 65,800 66,000 ये एक अच्छे स्तर है खरीदारी के लिहाज से। ऊपर में वही 68,800 से 69,000 यहाँ रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो खरीदारी की अगर रणनीति बनानी है तो 65,800 के स्तरों के आसपास बनाई जा सकती है। 64,500 का वहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 69,000 का वहाँ लक्ष्य रखें। अगर किसी को बिकवाली की रणनीति बनानी है तो 69,000 से 69,500 के रेंजेस में बिकवाली कर सकते हैं। वहाँ 71,000 की स्टॉप लॉस रखें। नीचे में वही 65 से 64.5 जो है वो एक बार देखने को मिल सकता है। तो एक ब्रॉडर जो है 4,000 से 5,000 का रेंज है और बोथ साइड जो है यहाँ प्ले कर सकते हैं। यानी तीनों ही जो जानकार हैं वो सोने और चांदी को लेकर एक मत है। सोने का जो अभी जो उन्होंने रेंज दिया है वो 50,000 से 54,000 का दिया है, वहीं चांदी का जो रेंज है वो 65,000 से 70,000। इसी रेंज के बीच में अलग अलग लेवल्स पे आपको ट्रेड करना है, कहां पे एंट्री लेनी है, नीचे की तरफ एंट्री ले और ऊपर जब भी दिखे 70,000 के आसपास वहां पर आप बिकवाली करें। यानी तीनों
जानकारों का मानना है कि एक रेंज में ही सोने और चांदी पीछे अगले कुछ दिनों तक घूमता हुआ दिख सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री काउंटर्स की, और एग्री में खास करके चना, ग्वार और सोयाबीन, ये तीनों ही काउंटर इस हफ्ते काफी एक्शन में रहे। और खास कर चना में जो एक वन वे रैली दिखी है और पिछले एक महीने से जिस तरह की तेजी हम चने में देख रहे हैं, इसके बाद किशोर सर आप चने को लेकर क्या आउटलुक लग रहा है, क्या लग रहा है आगे के फंडामेंटल चने को लेकर आपको? आई थिंक चना प्रॉबेबली आपको 5000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस आ सकता है मेरे हिसाब से, वहां पे एक बार रैली रुक जाएगा। और नीचे में अगेन 4800 4820 के आसपास का जो सपोर्ट्स है, तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए तेजी रहेगा, बट 5000 के आसपास मेरे हिसाब से ये तेजी रुक जाना चाहिए। ओके, यानी किशोर सर का मानना है कि अगर चने की जो तेजी है वो 5000 के आसपास रुकेगी, वहां पर जब आए तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और फिर नीचे 4800 के आसपास वापस से एंट्री भी कर सकते हैं। बीरेंद्र सर, चने को लेकर आपका क्या आउटलुक है? चने का कमान जो है वो नाफेड के हाथों में है, उसके पास काफ़ी माल है। रिटेल लेवल पे अभी दीवार थोड़ा कम दिख रहा है मुझे रिटेल काउंटर पे। मैं शॉर्ट साइड जाना प्रेफर करूँगा, 4950 के आसपास करंट लेवल के आसपास शॉर्ट जाऊँगा। 5080 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 4650 47 के आसपास का टारगेट मिल सकता है। देखिए बीरेंद्र सर, उनका जो टारगेट था किशोर सर का, उस टारगेट के आसपास ये बेचने की सलाह दे रहे हैं। वहां पर उन्होंने भी कहा था कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करें और नीचे की तरफ एंट्री कर सकते हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि चना 4950 के लेवल यानी 5000 के आसपास ही जब जाए चना, वहां पर आप बेचे और नीचे की तरफ 4700 और वो 4800 का टारगेट दे रहे थे। मनोज जी, आपका चने को लेकर पहले आउटलुक बताइए, उसके बाद आप कॉल पे आते हैं। बिल्कुल, स्पेशली चने की बात करें तो मोमेंटम जो है पॉजिटिव है पल्सेस को लेकर के। और जिस तरह से रनअप हमने पिछले 3 से 4 महीने में ये कमोडिटी में देखा है, जिस तरह से जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, तो काफ़ी सारे जो एक बड़े एरिया में जो है फ्लड का सिचुएशन बना है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो खरीफ का जो पल्सेस का क्रॉप है उसको भी डैमेज होने की खबरें निकल कर आ रही है। दूसरा, माना कि जो नेफेड का जो स्टॉक है वो बड़ी मात्रा में है, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 3-4 महीनों से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो उसकी वजह से ग्रेजुअली जो स्टॉक लेवल्स है वो कम हो रहे हैं। इंपोर्ट में भी अभी गिरावट देखने को मिली है और आगे फेस्टिव सीजन है तो डिमांड जो है वो पल्सेस की अगले 3 से 4 महीना बेहतर रहने वाली है। तो मेरा मानना है कि यहाँ बिकवाली की बजाय अगर थोड़ा डीप मिलता है टुवर्ड्स 4850, तो एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी एनसीडीएक्स सितंबर वायदा में। 4740 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 5050 यहाँ एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलता है। अगर 5050 के ऊपर अगर हमको ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर जो नेक्स्ट जो तेजी भी यहाँ जो है स्टार्ट हो सकती है चने में, तो बाय ऑन डीप का रणनीति रखना चाहिए। मैं सेल के लिए जो है यहाँ अवॉइड करने की सलाह दूँ। यानी बाई ऑन डिप। हालांकि रेंज तीनों जानकारों का एक ही है, 4700 से 5000 का रेंज निकल कर आ रहा है। कोई जानकार ऊपर की तरफ बिकवाली की सलाह दे रहा है, कोई नीचे की तरफ खरीदारी की सलाह दे रहा है। मनोज जी का जो कॉल है चने में वो है 4850 के आसपास जब भी चना दिखे नीचे की तरफ वहां पर आप एंट्री कर ले, ऊपर 5050। और किशोर सर ने भी माना कि 5000 के आसपास जब चना जाए वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और नीचे 4820 के आसपास नीचे आ सकता है। और बीरेंद्र सर ने भी वही माना कि 4950 के आसपास में आपको चना बेचकर चलना है और नीचे चना 4700 रुपए तक आ सकता है। चलिए, तो बात हुई गोल्ड, सिल्वर और चने की, लेकिन इसके अलावा और इस हफ्ते किस कमोडिटी में एक्शन रहा और कौन कौन से एग्री कमोडिटी है जहां आपको अगले हफ्ते नजर रखनी चाहिए। बात कर रहे थे एग्री मार्केट की, हमने गोल्ड, सिल्वर और चने की बात कर ली। अब बात करते हैं ग्वार की, जो काफी एक्टिव काउंटर है पिछले कई हफ्तों से। हालांकि इस हफ्ते यहां पर गिरावट दिख रही है और ग्वार गम में तो इस हफ्ते 5 से 6% तक की कमजोरी देखी जा चुकी है। बीरेंद्र सर, आपके पास आते हैं, ग्वार का मार्केट कैसा लग रहा है? सबसे पहले फंडामेंटल्स बताइए, क्या लग रहा है आगे चलकर किस तरह से फिगर आउट होंगी चीजें और कहां जाता दिख रहा है ग्वार का मार्केट आपको? वेदर इसमें डिस्काउंट हो गई है। टेम्पररी शॉर्ट करूंगा 4050 के आसपास हम अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर सकते हैं। 4133 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट हम 3910 3900 के आसपास का टारगेट। यानी आपको लग रहा है कि अब यहां से बिकवाली और बढ़ सकती है, तो क्या वजह है, क्या ट्रिगर है, क्यों लग रहा है ऐसा सर? पानी मिल गया। एक तो जो गवार बेसिकली वेदर सेंसिटिव क्रॉप है, पानी की जरूरत थी, इतना मिल गया है।
और अब 20-30 दिन में यानी 3-4 वीक में तो नया फसल आ जाएगा। तो जो नेचर प्रीमियम था वो अभी टेम्पररी थोड़ा डिक्रीज हो गया है। हालांकि मैं इसमें बहुत लंबी मंदी में नहीं हूँ, क्योंकि पिछला बकाया स्टॉक इसमें ज्यादा है नहीं, तो 3750 38 के पास अगेन वापस इसमें थोड़ी डिमांड रिकवरी आई। ओके, यानी बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद इन्हें ग्वार में तो नहीं लग रही है, लेकिन अभी जो करंट लेवल है उस आसपास पे इन्हें ये बेचने की सलाह दे रहे हैं। किशोर सर, आपका फंडामेंटल क्या आउटलुक है ग्वार को लेकर? पहले आउटलुक बता दीजिए, फिर कॉल पर आएंगे। ग्वार फिलहाल के लिए जो इसका जो मोमेंटम है वो वीक है, और मेरे हिसाब से भी इसका वीकनेस कंटिन्यू रहना चाहिए। प्रॉब्ली गम अगर देखें तो आई थिंक 5950 5900 तक भी आपको नीचे में मिल सकता है, और सीड कहीं ना कहीं आपको 3820 3830 तक नीचे में मिल सकता है। ओके, और तो आप अगले हफ्ते के लिए ग्वार सीड और ग्वार गम में किस तरह के लेवल्स आप देखने को मिल सकते हैं? क्या लग रहा है, क्या टारगेट दे रहे हैं सर? आई थिंक ग्वार गम में हालांकि आई थिंक 6300 के आसपास आता है, तो मैं बिकवाली का प्रिफर करूंगा, एंड प्रॉब्ली टारगेट्स आपको 6100 से लेकर 5900 तक भी आपको डाउन साइड देख सकते हैं पोजिशनल व्यू के हिसाब से। ओके, और सर ग्वार सीड में? आई थिंक सीड में आपको अगर देखें तो जो इसका रेस्टर्न 3980 3960 के आसपास इसमें मैं बिकवाली का पसंद करूंगा। आपको डाउन साइड में 3850 3830 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ओके, यानी ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों ही अगर ऊपर के लेवल पर बिकवाली की सलाह दोनों ही जानकार दे रहे हैं। मनोज सर, ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है? ग्वार को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है आपके पास? ग्राउंड से क्या रिपोर्ट है, बताइए। बिल्कुल, जैसा कि वीरेन भाई भी बता रहे थे कि यहाँ वाटर का जो है शॉर्टेज देखने को मिल रहा था राजस्थान में, और अभी ये महीने के अंत में अगस्त में और अभी पिछले कुछ 3-4 दिनों में जो है वहाँ रेनफॉल देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं बुआई जो है वो पिछड़ी हुई थी, और जो खबरें निकल कर आ रही है कि लगभग 30% जो है बुआई का जो एकरेज है वो कम है इस साल, और जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो भी कम है। तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड कम होने के बावजूद भी जो है कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों पर यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिले हैं, और मुनाफा वसूली के चलते कीमतों में एक बार फिर दबाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ एक्चुअली एक दायरे का ट्रेड जो है वो देखने को मिल सकता है ग्वार सीड की अगर बात करें तो। अगर किसी को बिकवाली की रणनीति करना है तो 4050 से 4100 के रेंजेस में कर सकते हैं, लेकिन निचले स्तरों पर अभी भी यहाँ सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो अगर 3850 से 3880 के दायरे में कीमतें आती है तो वहां फिर खरीदारी की रणनीति कर सकते हैं 3800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। मेरा मानना है कि 3800 से 4050 के दायरे में जो है नेक्स्ट वीक में कीमतें देखने को मिल सकती है। यानी उन दोनों से उलट इनका मानना है कि अगर नीचे का जब लेवल आए तब खरीद ले, बेचने की सलाह ये नहीं दे रहे हैं। 3880 के आसपास ये एंट्री की सलाह दे रहे हैं, ऊपर की तरफ 4050 का टारगेट है। सर, ग्वारगम को लेकर क्या टारगेट दे रहे हैं अगले हफ्ते के लिए, पोजिशनल व्यू? मनोज सर, ग्वारगम में 5900 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर में 6300 6350 ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो 350 से 400 रुपए का रेंज में एक ट्रेड देखने को यहाँ ग्वारगम में मिल सकता है। यानी ग्वारगम में एक रेंज का ट्रेड देखने को मिल रहा है, और 5900 रुपए नीचे की तरफ सपोर्ट दिख रहा है, और ऊपर की तरफ 6200 से 6300 के, यानी 5900 से 6300 का एक रेंज ग्वारगम में निकल कर आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की, जो पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक काफ़ी हलचल में रहा। कई खबरें आई कीट के प्रकोप से लेकर, और साथ ही जो बारिश से जो नुकसान हुआ है फसलों को, इसको लेकर। बीरेन सर, ये ग्राउंड पर क्या चल रहा है? सोयाबीन में अभी क्या हो रहा है ग्राउंड पे? कुछ रिपोर्ट, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है सोयाबीन में? एक्सपोर्ट पे तो अभी भी डिस्पेरिटी है और बनी रहेगी, और एक बार वेदर खुल जाएगा तो जो फसल की स्टोरी डैमेज की है वो थोड़ी मुझे ज्यादा लग रही है। एक बार वेदर खुल जाएगा तो वहाँ भी क्रॉप का डैमेज में बहुत ज्यादा नहीं मान रहा हूँ। सेंटिमेंट हल्का सा बेरिश बना है। पिछला बकाया स्टॉक भी करीबन 10 लाख सीजन शुरू होगी तो 8-10 लाख स्टॉक से खुलेगी। तो टेम्पररी मुझे 3950 पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने का मन है मेरा। 4050 4100 का स्टॉप लॉस से नीचे में हम टारगेट इसका 3750 तक का रख सकते हैं।
यानी सोयाबीन को अगर शॉर्ट का मौका मिले तो फिर शॉर्ट करके चल सकते हैं जब भी आपको ये दिखे। हालांकि ये किशोर सर का कॉल है, बीरेंद्र सर की शॉर्ट करने की सलाह है। जब भी 3,950 रुपए का लेवल दिखे वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे की तरफ 3,750 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। किशोर सर, सोयाबीन को लेकर आपका क्या आउटलुक है? मेरा भी मंदी का ही आउटलुक है। आई थिंक ऊपर में बिकवाली ही करके चलना चाहिए यहाँ पे, और डाउन साइड में आपको 3750 तक भी नीचे में दिख सकता है। ओके, यानी किशोर सर का भी मानना है कि ऊपर में इसको बेचकर ही चलना चाहिए और बेचकर ही सलाह दोनों ही जानकार दे रहे हैं। ये मनोज जी, आपको क्या लगता है, सोयाबीन का मार्केट कैसा लग रहा है अभी फिलहाल आपको? सोयाबीन में एक अच्छा रनअप हमने देखा है और यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट जो है वहाँ बढ़त देखने को मिली है और सोयाबीन की कीमतें लगभग 2 वर्ष के ऊपरी स्तरों पर आने से भारतीय बाजारों में भी हमने अच्छा सपोर्ट आते हुए देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपर रेंज है 4000 4050, यहाँ एक प्रेशर जो है देखने को मिल रहा है कीमतों में। और नया क्रॉप भी जो है अब ये मंथ एंड तक आने वाला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ 4000 के स्तरों के आसपास मेरा मानना है कि बिकवाली की जा सकती है। नीचे में 3850 से 3860 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 4080 का एक स्टॉप लॉस लगा के 4000 के स्तर मिलते हैं तो बिकवाली करना चाहिए। यानी मनोज जी का भी मानना है कि सोयाबीन को बेचकर ही चलना चाहिए। 4000 के लेवल पर आप बेचें और नीचे की तरफ 3860 के टारगेट के लिए अगले हफ्ते के लिए। सर, ये प्रोडक्शन को लेकर मनोज जी किस तरह के डेटा आ रहे हैं अभी? किस तरह का उत्पादन सोयाबीन का हो सकता है? किस तरह के डेटा अब तक पहुंचे हैं? के पहले जो फर्स्ट जो एडवांस एस्टीमेट सोपा के आए थे तो वहाँ 120 लाख टन जो है क्रॉप का अनुमान लगाया गया था। लेकिन उसके बाद जो पेस्ट अटैक देखने को मिला है, तो स्पेशली एमपी में जो क्रॉप के एस्टीमेट है वो सोपा की तरफ से रिवाइज किए गए और वहाँ 10 से 15% की जो है गिरावट जो प्रीवियस एस्टीमेट्स आए थे उसमें देखने को मिल सकती है। तो उस लिहाज से अभी जो अनुमान आ रहे हैं वो काफी एडवांस स्टेज पे है और उस लिहाज से 105 से 110 लाख टन तक के अनुमान जो है यहाँ सोपा की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो फ्लड का सिचुएशन बना है तो उसकी वजह से जो एक्चुअल जो स्थिति है वो मेरा मानना है कि ये सितंबर मंथ एंड तक जो है पता चलेगी। और अगर यहाँ उत्पादन में गिरावट देखने को मिलती है तो फिर अगर यहाँ इंटरनेशनल मार्केट पॉजिटिव है तो फिर भारतीय बाजारों में भी जो है कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है क्योंकि क्रॉप सामने है, तो उस लिहाज से थोड़ा ऊपरी स्तरों पर कीमतों में दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि 3800 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे और वो होल्ड होते हुए दिख रहे हैं। यानी ये जो जोन है वहां पर ये होल्ड होते हुए दिखेंगे। सर, इसके अलावा एडिबल ऑयल काउंटर में कहीं और कुछ पसंद है? सोया तेल, सीपीओ या मस्टर्ड? क्योंकि मस्टर्ड में जो एक तरह से वन वे रैली जो दिख रही है 5400-5500 के आसपास अब पहुंचता दिख रहा है, क्या लग रहा है पूरे एडिबल ऑयल काउंटर को लेकर? आपका क्या पसंद कर रहे हैं इन तीनों में? एक दायरे में हमने देखा है कि यहाँ पे निचले स्तरों पर चाहे वो सरसों हो, सोया तेल हो या सीपीओ हो, निचले स्तरों पर सपोर्ट्स ही देखने को मिले हैं। और स्पेशली अगर खाने के तेलों की बात करें तो आगे फेस्टिव सीजन है तो उस हिसाब से बड़ी मंदी की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। रिफाइंड सोया तेल की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि 870-875 के रेंजेस में यहाँ सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं और कमोडिटी 900 के स्तर के ऊपर भी सस्टेन नहीं हो पा रही है। तो एक 30 से 35 रुपए का रेंज यहाँ बना हुआ है, तो 870 के आसपास यहाँ कीमतें मिलती है तो खरीदारी की रणनीति की जा सकती है और 900 के आसपास यहाँ मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। सरसों की अगर बात करें तो वहाँ एक अच्छा रनअप हमने देखा है, तो ऊपरी स्तरों पर अब यहाँ खरीदारी से बचना चाहिए और अगर और यहाँ प्राइजेस 5500 5600 के रेंजेस में देखने को मिलते हैं तो वहाँ एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ओके, यानी इस स्ट्रेटजी के साथ आपको एडिबल ऑयल काउंटर में आपको ट्रेड करना है। चलिए, कमोडिटी राउंड अप वीकली स्पेशल को यहीं पे समेटते हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत ही धन्यवाद कि आप यहाँ जुड़े और अपनी सलाह दर्शकों के साथ शेयर की। तो वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला वहाँ लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।